Assalamu alaikum, guys. I, Waqas Zulfikar Sangi, welcome you all in the lecture of Gender Studies by Rising Sun Misbah Zulfikar Talent Exploration Program. अच्छा जी, इससे साबित होता है कि my voice is clear and the screen is visible as well. So I think we should proceed to our lecture. Admins ने काफी शिकायत की है कि मैं काफी तेज जाता हूं, तो आज मैं बड़ा स्लो और बड़ा धीमे तरीके से आपको सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगा. चले जी, फिर चैट बॉक्स बंद कर देते हैं. एंड एडमिन्स आर विथ मी ऑन द व्हाट्सएप. दे वुड लेट मी नो इफ वी आर हैविंग एनी टेक्निकल इश्यूज. जैसे कि आप सबको पता है कि द लास्ट 4 लेक्चर्स ऑफ जेंडर स्टडीज हैव बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब. वो यूट्यूब पे मौजूद हैं. याद रखें, लेक्चर 3 द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड लेक्चर 4 द थर्ड पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर 3 इज आल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. इनको बार बार सुने, इनको आप समझें, क्योंकि आपको पता है कि आपका सारा जो सिलेबस है वो वेव्स में से निकला हुआ है. द एंटायर सिलेबस ऑफ जेंडर स्टडीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड is driven out from the waves of the feminist movements in West. इवन हम जब वेस्टर्न मूवमेंट्स की जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में वो अगर पढ़ेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे कि हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग पाकिस्तान एज वेल. सो देयरफॉर वेव्स आर द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इन जेंडर स्टडीज. इवन आपकी फेमिनिस्ट थ्योरीज भी वेव्स में से निकलती हैं. आपकी फेमिनिस्ट थ्योरीज भी आपके वेव्स से निकलती हैं. एंड योर वेव्स आर द सोर्स ऑफ योर गुड मार्क्स स्क्रैबिंग स्किल्स. सो देयरफॉर जितना हो सके आप वेव्स को देखें. आज से बाद यानी मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे ना आए, क्योंकि जितने लेक्चर्स आने थे दे आर इनफ. वो वही टॉपिक्स थे जिन पे मार्केट में मवाद बिल्कुल कम है और लोगों के पास इतने सोर्सेज नहीं होते और उतनी रिसर्च और डाटा कलेक्ट करने का उनके पास टाइम नहीं होता. So therefore we thought to facilitate people by sharing our material on the YouTube. लेकिन I believe it's enough now, क्योंकि जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आपके लिए ठीक हैं. So let us see what is our today's agenda. First of all, we would learn what is liberal feminism. Yesterday's lecture has been also uploaded, लेकिन मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया. मैं थोड़ी देर में कर लेता हूं क्योंकि वो I was quite busy. First of all, we would see what is liberal feminism. Anti a woman, यानी क्या मैं एक औरत नहीं हूं. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लिबरल फेमिनिज्म क्या है, लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, इसकी थ्योरी में क्या क्या टेनेट्स होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे रेडिकल फेमिनिज्म. रेवोल्यूशन इज द नीड ऑफ एन आवर. फिर हम रेडिकल फेमिनिज्म को पढ़ेंगे. उसके बाद हम साइको एनालिसिस फेमिनिज्म को देखेंगे कि स्टॉप नर्चरिंग वुमेन एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट. उसके बाद हम सोशलिस्ट फेमिनिज्म को देखेंगे कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या चीज है. हम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को भी देखेंगे. फिर इन दी एंड हम थ्योरी एप्लीकेशन सीखेंगे इन जेंडर स्टडीज. मैं आपको बता दूं कि काफी टाइम से मैं पास पेपर्स को इग्नोर करता आ रहा हूं. आप में से जो लोग मेरे साथ रेगुलर बेचेस में थे, रिवीजन क्लासेस में नहीं, रेगुलर बेचेस में इन इंटरनेशनल रिलेशंस और एनी अदर सब्जेक्ट इफ एनी, तो मैं बार बार पास पेपर्स को सामने रखता हूं. आई टेक आउट क्वेश्चंस फ्रॉम पास पेपर्स, आई सॉल्व दोस क्वेश्चंस फ्रॉम पास पेपर्स. लेकिन जेंडर स्टडीज का मैंने अभी तक कोई भी पास पेपर ओपन नहीं किया. उसकी सिर्फ यही वजूहत है कि मैंने जब तक आपको थ्योरी एप्लीकेशन नहीं सिखानी जेंडर स्टडीज की, तब तक जेंडर आपके काम का ही सब्जेक्ट नहीं है. वरना फिर आप में और बाकियों में कोई खास डिफरेंस ही नहीं होगा. यू गाइज वुड बी नॉर्मल एज ऑल अदर स्टूडेंट्स आर. आपसे वो पूछेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, आप कहेंगे हेल्थ में ये है, एजुकेशन में ये है जी, और वायलेंस इतना होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है जी. बस ये आप बातें करके बात खत्म करके आएंगे. लेकिन आई वांटेड टू टीच यू ऑल अबाउट द थ्योरी एप्लीकेशन ऑफ जेंडर स्टडीज. उसके बाद आज के बाद यानी आज के क्लास के बाद हम हर क्लास में पास पेपर्स को लाजमन सामने रखेंगे, क्योंकि विदाउट पास पेपर्स यू कैन नॉट स्कोर वेल इन योर सब्जेक्ट. ये था आज का एजेंडा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम
let us start the first wave of feminism or the first theory of feminism. अच्छा जी, मैं बड़ा सुकून से आपको थ्योरी समझाता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने थ्योरीज आपके सामने किस तरीके से रखी हैं। देखें, जब आप फेमिनिस्ट थॉट या फिर कोई और किताब पढ़ेंगे, कोई भी किताब हो जिसमें थ्योरीज एक्सप्लेन की हुई हैं जेंडर की, तो आपको पता चलेगा कि इट वाज नॉट ऑल ऑफ सडन। एक टाइम था जब वुमेन ने सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स मांगना स्टार्ट किए, लेकिन उन पॉलिटिकल राइट से भी पहले औरतों ने लीगल कॉन्शियसनेस मांगना स्टार्ट की कि भाईजान, हम में और मर्द में कोई खास फर्क नहीं है, हम कोई कम अकल इंसान नहीं है, या फिर मर्द कोई हमसे आला अशरफुल मखलूकात नहीं है, हम दोनों बराबर हैं। औरत जरूरी नहीं है कि वीक हो और इमोशनल हो, और मर्द हमेशा समझदार हो। ये पहला फेज हुआ। फिर उसके बाद आगे यानी उसके थोड़ा बाद फिर औरतों को पता चला कि यार ये जो वोटिंग राइट्स हैं ये सिर्फ मर्दों के पास हैं, फिर हमारे पास क्यों नहीं है। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल लिबरलिज्म का आना स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले। यहाँ तक हमारे पास कोई भी थ्योरी हमारे सामने नहीं है, याद रखें। फिर एक टाइम आता है जब औरतों ने लीगल राइट्स मांगना स्टार्ट किए, यार वी शुड बी गिवन लीगल राइट्स एज वेल। फिर उन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, जो जो उनकी स्पीचेस थी, जो जो उनके काम थे, वो सारा मिलके लिबरल थ्योरी बन गया। नाउ इट इज द लिबरल फेमिनिज्म which was the practice of the first wave of feminism. अगर हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को बड़ा गौर से अगर देखेंगे तो जो भी एक्शंस थे औरतों के, वो सारे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में थे। अब आते हैं थ्योरी पे। चलें, एक तो बात हमें समझ में आ गई कि हम थ्योरी ड्राइव करेंगे वेव से, और जो भी औरतों ने उस वेव में, डोमिनेंट औरतों ने जो भी काम किया होगा, हम उस काम को अपनी डिस्टिंग्विश थ्योरी में पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उस वेव में कोई रेडिकल औरत होगी तो उसका काम हम रेडिकल थ्योरी में डाल देंगे। अगर उस वेव में कोई लिबरल औरत होगी तो हम उसका काम लिबरल फेमिनिज्म में डाल देंगे। लेकिन आपको पेपर सेंट्रिक रहना है। आपको पता है कि यू गाइज हैव टू परफॉर्म थ्योरी एप्लीकेशन एज वेल। जिन भी सब्जेक्ट्स में आपको पता है आईआर हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या फिर जेंडर स्टडीज हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थ्योरीज होती हैं। इन सब्जेक्ट में थ्योरी एप्लीकेशन के बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने आज वाला लेक्चर आपके लिए ऐसे डिजाइन किया है कि आपको कीवर्ड्स पता हो जाए। जैसे मैंने आईआर में बच्चों के साथ किया था, आई हैड गिवन देम कीवर्ड्स। फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट को समझा, सवाल को समझा, कीवर्ड को पकड़ा और अपनी थ्योरी में पुट किया, एंड दे हैव वोला, द थ्योरी इज अप्लाइड। द सेम वुड हैपन इन टुडेज लेक्चर। सो लिबरल फेमिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए मर्द में और औरत में, और डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए। अब डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आपको पता है कि मार्जिनलाइजेशन होता है, यानी अगर आप किसी में फर्क अंदाज करें कि आप औरत हैं तो मैं आपको उतनी पे नहीं दे सकता जितनी मैं एक मर्द को देता हूं। सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लिबरल फेमिनिस्ट, लिबरल थ्योरी of gender studies says that there should be equality and there should be end of the discrimination as well. ये कहती हैं कि सबके पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। ये जो मैंने बोल्ड में लिखा है ये सबके साथ अटैच होता रहेगा। There should be equal political rights and there should be no more political discrimination in between man and woman. ये कहती हैं कि there should be equal legal rights and there should be no discrimination in giving the equal legal rights to man and woman. There should be right to vote as well. There should be equal educational opportunities for men and women. हमने आपसे कल भी बताया था मैंने आपको कि women were not allowed to go to the school after intermediate. They यूएस में स्कूल को कॉलेज, स्कूल को यूनिवर्सिटी कहते हैं और कॉलेज को यूनिवर्सिटी कॉलेज को वो कॉलेज ही कहते हैं। सो देयर वर नो वुमेन who were supposed to be promoted in the school, so therefore they wanted the equal educational opportunities as well. They wanted the right to uphold property as well. अगर औरत का शोहर मर जाता है या फिर औरत के पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, so she must be having property as well. सारी औरतों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए।
ताकि औरत के जितने भी, आपको पता है कि औरत के साथ हेल्थ के थोड़े अलग मसले होते हैं। जब हम स्टेटस ऑफ वुमेन इन हेल्थ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उसमें जो सैनिटाइजेशन होती है, जो उसमें आपको पता है कि देहात में कपड़ा यूज करते हैं, दे डोंट हैव पेड्स ओवर देयर, ये जो सारे मसले हैं इनके लिए औरत के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। लिबरल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द लिबरल थ्योरी, ये इनका एजेंडा है टू हैव जेंडरलेस सोसाइटी। हर थ्योरी का अपना अपना एजेंडा है टू हैव जेंडरलेस सोसाइटी। सो दीज आर द एजेंडाज ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ लिबरल, के हाउ वी कैन हैव इक्वालिटी एंड एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। सो लिबरल थ्योरी पूरी यही है, इसके अलावा लिबरलिज्म की जो लिबरल की थ्योरी है वो नहीं है। लेकिन आगे चल के आपको जैसे पता चलेगा कि बाकी चीजें जब आपके सामने आएंगी तब हम इनको बार बार कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते आएंगे। Third, lastly, liberal feminism also rejects the Rousseau's sect. रूसो आपको पता है एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, तो रूसो ने एक कॉन्सेप्ट दिया है सेक्सुअल डिमोर्फिज्म। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डिमोर्फिज्म? रूसो कहते हैं कि जो अक्लमंद इंसान है, जो स्ट्रॉन्ग इंसान है, उनके पास हमेशा वीक औरत जाएगी। यानी अ पर्सन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड अ वुमन इज ऑलवेज वीक, and therefore they should be marrying with each other to have the balance in the society. A strong man must not marry a strong woman. A weak woman must not marry a weak person. So therefore ये जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पैदा की है लिबरल फेमिनिज्म ने, उसको भी खत्म कर दिया कि बोथ आर इक्वल, दोनों रैशनल हो सकते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और दोनों आपस में मैरिज अलायंस में आ सकते हैं। अब आते हैं वीकनेसेस ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, यानी जो थ्योरी ऑफ लिबरल फेमिनिज्म है उसमें वीकनेसेस क्या क्या है। नंबर वन, इट डिड नथिंग टू चैलेंज द पेट्रियार्कल सोसाइटी। सो आपको पता है कि एक थ्योरी जब आपके सामने थी, जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में थी, मैं बड़ा आराम से और प्यार से आपको समझा रहा हूं, तो उस पर क्रिटिक में दूसरी थ्योरी खड़ी हो जाती है और दूसरी थ्योरी अपने मैनिफेस्टोस देती है कि यार इस तरह आजादी नहीं मिलती औरत को, इस तरह मिलेगी। So we would critique liberalism according to the different theories of gender studies. Radicals, socialists, and Marxists believe that कि you guys did nothing to challenge the patriarchal society. आपने पेट्राइकी की बात नहीं की क्योंकि आपने हमेशा इक्वालिटी की बात की, आपने हमेशा औरत को बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन आपने पेट्राइकल सोसाइटी की बात नहीं की। जो पेट्राइकल स्ट्रक्चर्स हैं दुनिया में, जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, आपने उनको भी चैलेंज नहीं किया। सो दिस वाज द फर्स्ट क्रिटिक। फिर उसके बाद यू गाइज निग्लेक्टेड द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ वुमेन एज वेल। आपने इक्वालिटी की बात की लेकिन पब्लिक स्फेयर में, आपने इक्विटी की बात की, सॉरी रेडिकल्स में आगे आएगी, आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की लेकिन वो भी पब्लिक लाइफ में, आपने डोमेस्टिक लाइफ ऑफ वुमेन को छेड़ा ही नहीं है। You guys don't know women is also beaten inside the home as well. So therefore radicals and Marxists argued that the domestic life of the woman is found missing in the liberal theory of gender studies. Abortion rights were not addressed, so therefore it is a semi liberty. अब abortion rights जैसे कि आपको पता है कि पूरे यूएस में नहीं दिए गए थे, they were given into the certain states. मखसूस स्टेट्स में देयर वर अबॉर्शन राइट्स, और इससे साबित होता है कि आप लोगों ने जो लिबर्टी की डिमांड की है वो भी आधी लिबर्टी है। अभी आप लोगों को पूरी लिबर्टी हम दिलाएंगे इन आवर मैनिफेस्टोस, इन आवर वे ऑफ लिबरेटिंग वुमेन फ्रॉम द शेकल्स ऑफ पेट्रार्की। ये थी आपकी मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट और फेमिनिस्ट। जेंडर बेस्ड वायलेंस कंटिन्यूज टू हंट द वुमेन डाउन। अब लिबरल फेमिनिज्म में आपको लीगल राइट्स की बात है, आपके पॉलिटिकल राइट्स की बात है, आपके हेल्थ के राइट्स की बात है, लेकिन जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है, विच वाज, जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा दिस वाज नॉट जेंडर बेस्ड वायलेंस इन अर्ली इराज, इट वाज वुमेन बेस्ड वायलेंस। तो ये जो वुमेन बेस्ड वायलेंस है जो आगे चल के थर्ड वेव में जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाता है, आपने इसके बारे में भी कोई मजीद आवाज नहीं उठाया, और this keeps on happening in our society.
लिबरल फेमिनिस्ट फेल टू स्पीक अबाउट द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन। इनको अच्छा, लिबरल्स के साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि दे नेवर सेड कि आपकी जो फिजिकल फिजियोलॉजी है आपकी बॉडी की, जो आपकी बॉडी की ऑटोनॉमी है, वही आपका सेक्स है या वही आपका जेंडर है। उन्होंने कभी इस बारे में बात ही नहीं की। दे नेवर चैलेंज द नोशन ऑफ सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन। अगर ये नोशन चैलेंज नहीं हुआ तो इससे साबित हुआ है कि आपने ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन पे भी बात नहीं की। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन ये है कि जब भी औरत एज ऑब्जेक्ट यूज होती है, उसको हम ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, इस्तेमाल किया छोड़ दिया। इट इज यूज्ड एज अ वर्किंग क्लास, आपने फ्री चीप लेबर यूज किया और छोड़ दिया। इट इज यूज्ड एज अ सर्वेंट इन द होम, आपने काम लिया और फिर छोड़ दिया। इट इज यूज्ड एज अ रिप्रोडक्शन मशीन, आपने बच्चे पैदा किए और छोड़ दिए। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमन। रेडिकल्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट और मार्क्सिस्ट कहते हैं कि आपने जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी आपने बायोलॉजी इज डेस्टिनी के नोशन पे आपने अपनी पूरी थ्योरी दे दी। हालांकि बायोलॉजी इज नॉट द डेस्टिनी, ये आगे चल के डिफरेंट थ्योरीज आपको बताएंगी। प्राइवेट पब्लिक डिवाइड, द लॉस्ट आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। आपने ये नहीं बताया कि हाउ वुड वुमेन कंट्रीब्यूट इन द पब्लिक स्फीयर ऑफ लाइफ, how would women give her services in the private sphere of life, how would women show herself in politics, in health, in every sector which is in the public. So therefore आपने public private divide को भी औरत के साथ मंसूब नहीं किया। You have not mentioned the role of women in the public and private divide as well। यानी आपने सिर्फ इक्वलिटी को सामने रखा, आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को सामने रखा, आपने सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स को सामने रखा, आपने सिर्फ हेल्थ राइट्स को सामने रखा, आपने सिर्फ लीगल राइट्स को सामने रखा, आपने पब्लिक प्राइवेट डिवाइड को सामने नहीं रखा। What if you are talking about discrimination and you are given political rights, लेकिन आपको फिर भी पब्लिक में जाके लो वेजेस मिले, आपके साथ ग्लास सीलिंग हो जाए, आपके साथ इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो जाए, आपके साथ इंटरसेक्शनैलिटी हो जाए, उसको कौन फेस करेगा? तो ये सारा पब्लिक प्राइवेट डिवाइड में मिसिंग था। सेक्सुअल पॉलिटिक्स, रेडिकल्स की केट मिलेट ने आगे चल के एक बुक लिखा था जिसका नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इन दैट बुक केट मिलेट डिवाइड्स द एंटायर लाइफ ऑफ अ वुमन in a relationship of the power structures which are created by the men. Now what are power structures? The government institutions headed by the men, the private institutions headed by the men, the organizations headed by the men, the working firms headed by the men, the politics which is gender biased and which is always satisfying the needs of a man. ये सारा कुछ आपने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब नहीं किया। You guys have ignored the sexual politics in your theory. फिर उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद एक मार्क्सिस्ट हमारे सामने आ जाती हैं फायरस्टोन के नाम से, जो कहती हैं द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। आगे चल के हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये कहते हैं कि आपने डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स को भी इग्नोर किया है, कि हाउ सेक्स इज यूज्ड एज इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द वुमेन। Liberals only focused political and legal rights, ignoring the economic oppression of the woman. अब औरत जो एक मैशी तौर पे जो अप्रेस्ड होती है, आपने उसको भी इग्नोर किया है। So therefore you guys have ignored racism, classism, heterosexualism, all ignored in in the liberal feminism. So therefore your agenda of liberating women is a fail. आगे चलते हैं जी। ये बड़ी आसान थ्योरी है, ये सारे समझने और याद करने वाले पॉइंट्स हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट ना आए तो वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस, यू नो दैट। लिबरल फेमिनिस्ट को लगा कि यार अगर वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे मसला हल हो जाएगा, अगर पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे बात खत्म हो जाएगी, अगर लीगल राइट्स मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चीजें मिसिंग थी, तभी आपका सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फेमिनिज्म आते हैं।
जिनमें मोस्ट डोमिनेट जो दूसरा ब्रांड था वो आपकी रेडिकल फेमिनिज्म है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि लिबरल फेमिनिज्म अब मर चुकी है या फिर लिबरल फेमिनिज्म इज नॉट अलाइव नाउ। लिबरल फेमिनिज्म को आप अभी भी यूज करेंगे, हम हमेशा उसे यूज करेंगे। तब तक मैं, अच्छा इमरान खान, यू आर गिवन द लास्ट वार्निंग बिकॉज यू आर नेम्ड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देयरफॉर और एल्स आई वुड रिमूव यू एट वंस। शुक्र करो नवाज शरीफ नाम नहीं है तुम्हारा। अच्छा जी, चलते हैं जी थोड़ा आगे। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म और लिबरल थ्योरी में काफी फ्लॉज निकलते हैं। हाँ वाकई पता चलता है कि यार हमने तो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड की बात ही नहीं की, हमने तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की, हमने तो बायोलॉजी को अपनी डेस्टिनी मान लिया, हमने तो वो सब किया जो एक सुघड़ औरत को करना चाहिए था। वी हैड इग्नोर्ड सो मेनी थिंग्स। फिर उनके जवाबी कार्रवाई में सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म होती है, जिनमें सबसे बड़ा जो ब्रांड आपके सामने आता है वो रेडिकल फेमिनिज्म आता है। रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि अब हम आपको अपनी रेसिपी देंगे कि आप औरत को कैसे आजाद कर सकते हैं। नंबर 1, यू शुड एंड स्ट्रक्चरल पेट्रार्की। अब स्ट्रक्चरल पेट्रार्की का भी कॉन्सेप्ट आपको सेक्सुअल पॉलिटिक्स से मिलता है। स्ट्रक्चरल पेट्रार्की ये कि आज पेट्रार्की सिर्फ एक घर में नहीं है, आज पेट्रार्की सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं है, आज पेट्रार्की पूरे एक स्ट्रक्चर में है। आपका पूरा दुनिया का स्ट्रक्चर पेट्राइकल है। आपका हेड ऑफ द स्टेट पेट्राइकल है, आपका हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पेट्राइकल है। योर प्राइवेट पब्लिक ओनरशिप इज पेट्राइकल इटसेल्फ इन द नेचर। सो देयरफॉर एंडिंग structural patriarchy and male supremacy is the recipe to liberate women। ये हो गया इनका मेन एजेंडा, ये इनका मेन एजेंडा हो गया, जैसे उनका मेन एजेंडा था लिबरल थ्योरीज का, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड गिविंग इक्वालिटी टू द वुमेन। इनका मेन एजेंडा है वी शुड एंड स्ट्रक्चरल पेट्रार्की एंड एंड मेल सुप्रीमेसी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कहती हैं कि सेक्स एंड सेक्सुअलिटी की फ्रीडम होनी चाहिए औरत को। औरत की मर्जी है कि वो सेक्सुअल रोल कौन सा प्ले करती है सोसाइटी में, वो एक प्रोस्टिट्यूट बने, वो एक सेक्स वर्कर बने, वो एक मदर बने, वो हमेशा सिंगल रहे। ये जो सेक्स रोल्स हमने दिए हुए हैं सोसाइटी में, जो कि हम आगे चल के रेडिकल फेमिनिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, आपको उसमें मजीद पता चल जाएगा। ये कहते हैं कि जो सेक्स और सेक्सुअलिटी की जो फ्रीडम है, नाउ सेक्स इज फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ वजाइना एंड यू डोंट विश टू बी अ वुमन, आपकी मर्जी है। अगर आपके पास आपकी अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिसको हम सेक्सुअलिटी कहते हैं वो वैसे तो स्ट्रेट होनी चाहिए, वैसे तो आप एक मर्द हो तो आप औरत की तरफ इंक्लाइन होने चाहिए, लेकिन लेकिन अगर आप नहीं होना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन यहां तक हमारे पास डिफरेंट जेंडर्स का जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं वो अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन साइको एनालिसिस फेमिनिज्म आ चुकी थी तो उसे पता हो गया था कि जेंडर रोल्स जो हैं या फिर सेक्स रोल्स जो हैं वो चैलेंजेबल हो सकते हैं। आगे चल के और मजीद आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। फिर रेडिकल फेमिनिस्ट कहती है कि वी शुड एंड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को खत्म करना ही औरत को लिबरेट करना है। नाउ व्हाट आर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स अबाउट द वुमेन? नंबर 1, एक तो वो मदर है। नंबर 2, एक तो वो वाइफ है। नंबर 2, एक तो वो बहन है जो एक दफा घर से चली गई तो वापस अगर आती है तो हम समझते हैं कि दिस इज अ शेम ऑन आवर फेस। तो एक तो वो मदर है और फिर एक तो वो डॉटर है, यानी वो बेटी भी है। माँ, बहन, बेटी, बहू, ये जो सारे हमने ट्रेडिशनल रोल्स दिए हुए हैं जेंडर को या फिर औरत को इनमें से बाहर निकलने के लिए हमें ये सारे रोल्स एंड करने होंगे। औरत की मर्जी है वो कोई सा भी रोल प्ले करे या प्ले ना करे। उसके बाद वी शुड हैव अ सेंस ऑफ अ यूनिवर्सल सिस्टरहुड। अब व्हाट इज यूनिवर्सल सिस्टरहुड? यूनिवर्सल सिस्टरहुड का मसला यह है कि अलीना का मसला, सबा का मसला, सबा का मसला, अलीना का मसला, दोनों का एक ही मसला। यानी अगर मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। देयर शुड बी अ सेंस ऑफ यूनिवर्सल सिस्टरहुड।
एक भाईचारा होना चाहिए, एक बहनचारा होना चाहिए, जो पूरी दुनिया को एक यकजहती दे और यूनिटी दे कि किसी भी औरत के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो हम आपके सामने आएंगे एज अ नाइटमेयर। और फिर इसी वजह से मैंने आपको बताया था कल, इन्होंने कॉन्शियस रेजिंग ग्रुप्स भी बना लिए थे, जो कि कॉफी शॉप्स में बैठ के, पार्क्स में बैठ के अपने दुख दर्द आपस में शेयर करते थे, ताकि एक सेंस ऑफ यूनिटी बनी रहे। एक सेंस ऑफ यूनिटी ऐसे बनी रहेगी कि यू कीप ऑन शेयरिंग योर पेन्स, यू वीप टुगेदर, यू लाफ टुगेदर, एंड देन यू स्ट्रेंथन योर मूवमेंट टुगेदर। फिर उसके बाद था वी शुड एंड सेक्स जेंडर डिबेट एज वेल। नाउ व्हाट इज सेक्स जेंडर डिबेट एज वेल? इन्होंने कहा कि वी वुड डिस्क्रिमिनेट जेंडर फ्रॉम सेक्स। और फिर इन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि सेक्स आपका सिर्फ बायोलॉजिकल पैटर्न है, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। और जेंडर आपकी वो है, जेंडर आपकी वो है जो आप खुद करना चाहते हैं, विच यू विश टू परस्यू। अबॉर्शन एंड डिवोर्स राइट्स पे बात हुई थी कि अबॉर्शन एंड डिवोर्स आर द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ एवरी वुमन एंड दे शुड बी गिवन टू एवरी वुमन एज शी कुड लिबरेट आउट ऑफ द शेकल्स ऑफ पेट्रार्की। एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, औरत के साथ जो भी वायलेंस है, औरत के साथ जो भी वायलेंस है, औरत उससे अवॉइड करे। यानी पूरी हमने स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि औरत उस वायलेंस से निकलना उसके लिए मुमकिन हो जाए। ये रेडिकल्स के सबसे बड़े बड़े मैनिफेस्टोज थे। प्लीज फोकस करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं, प्लीज हैव फोकस। रेडिकल फेमिनिज्म को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज तक हमारे साथ ही है। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले आर्टिकुलेट हुए थे कि भाईजान रेडिकल फेमिनिस्ट का ये एजेंडा है। लेकिन आगे चल के थोड़े टाइम बाद रेडिकल फेमिनिस्ट में दो ग्रुप्स बन गए। उन दो ग्रुप्स में काफी ज्यादा डिबेट स्टार्ट हो गई। ये होगा, ये नहीं होगा, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये होगा, ये नहीं होगा। आज तक भी हमारे पास रेडिकल्स के दो ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन इनका जो सबसे कोर एजेंडा है वो ये सारा कोर एजेंडा है। अब सारी जो डिवीजन है वो इसी कोर एजेंडे पे डिवीजन है। औरत का जो सेक्स रोल है वो क्या होना चाहिए, लेस्बियन अलो है कि नहीं अलो, पोर्नोग्राफी अलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैरिजेस अलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी बातों पे औरतों का जो रेडिकल्स है उनका डिबेट स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर आपको पता है कि एंड्रोग्रेनी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, डोंट वरी। रिप्रोडक्शन पे बातें होना स्टार्ट हो गई, जेंडर डेफिनेशन पे मसले खड़े होना स्टार्ट हो गए, पोर्नोग्राफी पे मसले खड़े होना स्टार्ट हो गए, सेक्सुअलिटी पे मसले खड़े होना स्टार्ट हो गए, बायोलॉजिकल वर्सेस और एनवायरमेंटल ओरिजिन्स ऑफ द फेमिनिस्ट एंड मस्कुलिन ट्रेट्स पे मसले खड़े होना स्टार्ट हो गए। कैसे हुए मसले, आगे चलते हैं। नंबर वन, फेमिनिस्ट रेडिकल थेरिस्ट दो हिस्सों में बढ़ गई। एक ग्रुप का नाम बन गया रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट, एक का नाम हो गया रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट। थैंक यू। रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट और रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट, मैं इनको सिर्फ लिबर्टेरियन कहूंगा, मैं इनको सिर्फ कल्चरलिस्ट कहूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे एक आर्गुमेंट को, फिर देखेंगे कि इनकी डिवीजन किस बात पे है, ये क्या चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट चाहती हैं कि हम बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन सिस्टम को खत्म करें। रेडिकल फेमिनिस्ट लिबर्टेरियन को लगता है, लिबर्टेरियन को लगता है कि मर्द औरत पे काबिज सिर्फ उस वजह से है क्योंकि वो उसको बच्चे पैदा करके देती है। सो देयरफॉर अगर हम बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन सिस्टम को खत्म करेंगे तब मर्द का वो बहाना खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से वो एक औरत पे हावी है। इसका इन्होंने इसके दो फायदे हो जाएंगे।
नंबर वन, एक तो औरत मर्द जात से आजाद हो जाएगी, औरत को बच्चे पैदा करने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर टू, जो सेकंड नंबर पे इनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये था कि जो हमारे नेचुरल बायोलॉजिकल जो एक टूल्स आ जाएंगे बच्चे पैदा करने के, उससे पेट्राइकी को भी हम चैलेंज करेंगे। औरत भी आजाद हो जाएगी और पेट्राइकल माइंडसेट भी खत्म हो जाएगा, और प्लस में जो फेमिनिस्ट की ख्वाहिश है वो भी सही हो जाएगी। So this was basically the agenda of libertarian feminism, that we should end the biological reproduction system. Radical cultural feminist ने कहा कि we should continue the role of reproduction system, लेकिन उसमें हमारे पास लिबर्टी ऑफ अबॉर्शन होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कॉर्पोरेशन पेरेंटिंग का। आजकल आपने देखा होगा कि मॉल्स में बच्चे अपने फादर के साथ होते हैं, fathers are used, fathers carry the babies with them. This is the cooperation parenting system. आप कॉपरेशन पेरेंटिंग सिस्टम करें, आप ऐसे रिलेशंस बनाएं जो म्यूचुअल ट्रस्ट और बेस्ड हो, ताकि औरत के पास जो ये नेचुरल कुवत है बच्चे पैदा करने की वो खत्म ना की जाए। सो दिस वाज द नंबर वन तजाद इन बोथ ऑफ द फेमिनिस्ट। उसके बाद एंड्रोगेनियस होना चाहिए। नाउ व्हाट इज एंड्रोगेनियस? अब एंड्रोगेनियस का मकसद ये है कि आप हैं फीमेल, लेकिन आपको पता है कि फीमेल होना यानी कमजोरी हो गया है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको फीमेल होने को एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बना दिया है कि जो औरत है वो कमजोर है। सो देयरफॉर आज से हम औरतें मर्दों वाले कपड़े पहनेंगी, मस्कुलिन ट्रेट्स को अपनाएंगी, छोटे बाल रखेंगी, और प्लस में मेकअप थोड़े कम करेंगी, बल्कि करेंगी ही नहीं, हम बिल्कुल एक मर्दाना हुलिये में आ जाएंगी। सो दिस इंटायर प्रैक्टिस इज नोन एज एंड्रोगेनियस। लेकिन ये क्या कहती हैं कि व्हाई टू गो फॉर एंड्रोगेनियस प्रैक्टिसेस, वी शुड स्टे विद द फेमिनिस्ट ट्रेट्स एंड वी शुड एंड डिमांड we should start demanding ending the patriarchy only. We should stop being male, we should start being women as well. यानी हमें औरतों के किरदार को खत्म नहीं करना चाहिए। अगर औरत होने में कोई मसला है तो क्या मसला है वो? सो देयरफॉर जैसे कि आप लिबर्टेरियन ने जैसे कि कहा कि औरत को हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वो वीक है, जब कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो आप डीकंस्ट्रक्ट करें कि वो वीक है, बाय शोइंग योरसेल्फ अ पावरफुल वुमन, by showing yourself as a new woman. So therefore, they rejected the acceptance of the male personality traits. फिर उन्होंने कहा कि women should stay away from their culture. Women should stay away from their culture because your culture is asking men to stay dominant on the women. Radical culturalist ने कहा कि women should ask for change within the cultural constraints. औरत को within the cultural constraints में रहकर पेट्राइकी को चैलेंज करना चाहिए, पेट्राइकी पे झगड़ा करना चाहिए और कल्चर को रिफॉर्म करना चाहिए, जो कि रिफॉर्म से नहीं होगा, रेवोल्यूशन से होगा। अच्छा जी, अब आती है सेक्स डिबेट। अच्छा 2 मिनट वेट करते हैं आजान का।
अच्छा जी, मैं ट्राई कर रहा था कि ऐसा क्या मजा है ऐसा क्या मजा है जो आपको स्क्रीन के साथ करने में मिलता है, लेकिन आई फेल्ट नथिंग। अच्छा जी, so let us get back on our debate, the great division between the radical feminist, बस ठीक है इसको रहने दें, the great debate between the radical feminist and cultural feminist। फिर आती है सबसे तगड़ी बात, इन्होंने कहा कि मर्द की औरत को जरूरत क्यों पड़ती है। जाहिर बात है, एक सेक्सुअल नीड भी है, एक सेक्सुअल लस्ट भी है, अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो सेक्सुअलिटी की बात है। तो इन्होंने कहा कि सेक्स जस्ट सेक्स सिर्फ एक सेक्सुअल टूल के तरीके से आपको यूज करना चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जो सेक्स है वो एज जस्ट अ प्लेजर टूल यूज किया जाए, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ डोमिनेंट पोजीशन फॉर द मेल एंड वुमेन। अब जैसे ही सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म दुनिया में आई थी, पोर्नोग्राफी का कल्चर भी दुनिया में आ गया था, और पोर्नोग्राफी में डिफरेंट सेक्सुअल पोजीशंस आना स्टार्ट हो गई थी। उन पोजीशन के जरिए से रेडिकल्स ने कहा कि ये जो सेक्सुअल पोजीशंस यूज होती हैं, इससे साबित होता है कि मर्द हमेशा डोमिनेंट रहता है और औरत हमेशा गुलाम रहती है। रेडिकल्स ने कहा, जो लिबर्टेरियंस हैं, उन्होंने कहा कि पोर्नोग्राफी की डिबेट को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम सेक्स पे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम सेल्फ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करें ताकि हम मर्द से जान छुड़ाएं, और हम सेक्सुअल टॉयज का इस्तेमाल करें ताकि मर्द की हमें कोई जरूरत ना पड़े। इसके जवाब में रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट ने कहा कि वी शुड कंटिन्यू द नेचुरल प्रोडक्टिव सिस्टम, द नेचुरल रिप्रोडक्शन सिस्टम with the liberty of abortion and cooperating parental। वही सेम बात इन्होंने इधर भी की कि sex is something which is used by the both of the mutual partners। It is not only used as a pleasure for a woman, it is also used as a pleasure for men as well। So therefore we must not end the sex and the sexual practices, but we should be reforming and revolutionizing the marriage system in our society। लिबर्टेरियंस कहती हैं कि पोर्नोग्राफी इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, और उसके बाद जो औरतें एज अ सेक्स वर्कर्स काम करती हैं, जिसको हम प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, वो भी प्रोस्टिट्यूट्स रह सकती हैं और पोर्नोग्राफी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब पोर्नोग्राफी में पार्टिसिपेट करने का जो इनका मकसद है वो एक ये है, आप सबको पता है पोर्नोग्राफी क्या है, मैं डिफाइन क्यों करूं इसको, कि पोर्नोग्राफी में औरत के जाने का मकसद ये है कि औरत एक मर्द को बताए कि देखो हम रोल्स को चैलेंज कर रहे हैं, हम अपने डोमेस्टिक रोल से निकल के आपके पब्लिक रोल में आ रहे हैं, और मीडिया के सामने आके हम जो प्रैक्टिसेस करें, दिस शोज दैट वुमेन इज अ पावरफुल नाउ, वुमेन इज नॉट वीक नाउ। लेकिन जो सेक्स वर्कर्स हैं, दे कैन ऑल्सो engage in the practices of sex working, as they could tell the man that it is not you only who has always been dominated on the woman, it is always the personal wish of the woman। ये क्या कहती हैं इसके बारे में, ये कहती हैं कि हम पोर्नोग्राफी को कभी भी अलो होने नहीं देंगे। 1968 में न्यूयॉर्क में एक मार्च हुआ था रेडिकल्स का, उसमें जैसे ही कल्चरल फेमिनिस्ट को पता चला कि कुछ पोर्नोग्राफिक एक्टर्स, जो पोर्न एक्ट्रेस हैं उसमें कुछ, दे बायकॉटेड एंड दे वेंट टू देयर होम्स। ये चाहती हैं कि पोर्नोग्राफी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि पोर्नोग्राफी से एक एहसास पैदा होता है कि औरत का काम क्या है और मर्द का काम क्या है, और therefore women must not be paid for being a sex worker, must not be a sex worker। ये कहती हैं वी शुड नेवर एक्सेप्ट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द वुमेन, ब्रा, लिपस्टिक, हाई हील्स, ये हमने नहीं पहनना। ये कहती हैं कि इनसे अगर हम रिजेक्शन करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वही फिर रेवोल्यूशन आने में मसला होगा। सो देयरफॉर वी से यस टू वुमेन ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम फेमिनिस्ट ट्रेड्स को भी नहीं मानेंगे, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एंड्रोगेनियस को। इन्होंने कहा कि वी शुड एक्सेप्ट बीइंग फीमेल्स।
अब करते हैं द क्रिटिक ऑफ द क्रिटिक्स, द रेडिकल फेमिनिस्ट। Number one, universal dividedhood cannot be achieved when there is a division in the theorists themselves. अगर आपकी इतनी बातों पे खुद में डिवीजन हो तो आप यूनिवर्सल सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट कैसे प्रेजेंट करते हैं? So therefore, the division in yourself is the biggest hurdle for your success, and that is why we saw the third wave of feminism, because of this great division. Too much theoretical and utopian agenda failed to transform the women's socio-political, economic and legal status. अब theoretical और utopian agenda से क्या मुराद है? How can some group of women and the universal reproduction system, यानी ये तो ऐसे ही उन्होंने लंबी लंबी छोड़ दी और उनके पास सोल्यूशन कोई भी नहीं था. So this was a theoretical approach जो सिर्फ बातें करने में अच्छे लगते हैं लेकिन काम करने में ये बिल्कुल अच्छे नहीं हुए. इनको यूटोपियन अप्रोच इसलिए कहा गया कि नॉट एवरी वुमन is pleased with having sex with the sexual toy. Not every woman is willing to let her reproduction system go. Not every woman is willing to be a woman with the male traits. So therefore, that was a utopian and theoretical approach towards liberating women. और दूसरी बात, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आना स्टार्ट हो चुकी थी और सब्जेक्टिविटी को और ऑब्जेक्टिविटी की डिबेट होना स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में. The rise of subjectivity challenged the notion of objectivity of the radicals. Divided sisterhood itself agenda of objectivity. So therefore, the rise of subjectivity also challenged the radical feminists. फिर उसके बाद आपको जैसे कि पता है कि 3G उस टाइम में आ चुकी थी, इंटरनेट रेवोल्यूशन हो चुका था. So therefore, Orkut was the Miss Mavish, you wish to speak? You can speak right now. अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का बता दें प्लीज. जी 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 मैं बता देता हूँ आपको. सब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है. आपने एक ऐसी सोच रखनी है जो हर इंडिविजुअल पे ध्यान दे. आपने ऐसी सोच नहीं रखनी जो सारे इंडिविजुअल पे मैच करे. फॉर एग्जांपल, अब जैसे यूनिवर्सल सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्टिविटी है. अनीला के साथ मसला, सबा के साथ मसला, सुनीला के साथ मसला, सुष्मिता के साथ मसला, ये सारे एक ही मसले हैं. नाउ वन वुमन इज फ्रॉम इजिप्ट, वन वुमन इज फ्रॉम इंडिया एंड वन वुमन इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन वुमन इज फ्रॉम अफ्रीका. रेडिकल्स ने कहा कि यूनिवर्सल सिस्टरहुड करेंगे और सारी औरतों के मसले के बारे में बात करेंगे. हालांकि इनको पता नहीं था कि नोशन ऑफ सब्जेक्टिविटी आगे चल के आएगा थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में. अब नोशन ऑफ सब्जेक्टिविटी आपको कहता है कि भाईजान आप बराए मेहरबानी पूरी दुनिया का ठेका ना रखें. पाकिस्तान की ख्वातीन के साथ मसला अलग है, इवन आपकी चीन की औरत के साथ मसला अलग है, आपकी मिस्र की औरत के साथ मसला अलग है, आपकी ईरान की औरत के साथ मसला अलग है, आपकी अफ्रीका की जो वुमेन है उसके मसले अलग हैं, क्योंकि सबके ज्योग्राफिकल लोकेशंस डिफरेंट हैं, सबकी सोशल लोकेशन डिफरेंट है, सबका कल्चरल ट्रेट्स डिफरेंट हैं, सबके रिलीजन्स डिफरेंट है. इवन आपके पाकिस्तान में जो औरत मार्च होती है वो भी ऑब्जेक्टिविटी पे होती है. अब औरत मार्च के जो मैनिफेस्टोज हैं वो भी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो भी रेडिकल्स हैं. अब इनको भी कोई समझाए कि जो लाहौर की औरत के साथ मसला है, जरूरी नहीं कि बलोचिस्तान की ख्वातीन के साथ भी वही मसला होगा, जरूरी नहीं कि लाड़काना की औरत के साथ भी वही मसला होगा. So therefore, this was the subjectivity and objectivity debate. Radicals ने सारा फोकस ऑब्जेक्टिविटी पे रखा था. So therefore, जैसे ही थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म हो जाता है और राइज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी हो जाता है, तब इनके ऑब्जेक्टिविटी के नोशन को हम चैलेंज करते हैं. फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में रेवोल्यूशन लाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेट्राइकल स्ट्रक्चर्स इतने स्ट्रांग हो चुके थे
कि अब आप इनकलाब नहीं ले आ सकते, को एग्जिस्टेंस इज द ओनली सोल्यूशन, बातचीत करना इज द ओनली सोल्यूशन, आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स, इक्वालिटी एंड इक्विटी इज द ओनली सोल्यूशन. Women roles cannot be changed when women have division in multiple factors. जैसे कि हमने ऊपर पढ़े, ये कहते हैं कि हम औरत के किरदार को और औरत के रोल को चेंज करेंगे. हम कहते हैं कि आप औरत के किरदार को कैसे चेंज करेंगे जब एक आपके खुद में भी इतनी बड़ी डिवीजन है, और दूसरा ये जो मल्टीपल फैक्टर्स पे आपकी डिवीजन है, इससे जो आप स्ट्रक्चरल पेट्राइकी है आप उसको तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशनल पेट्राइकी है आपके माइंड में, आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे. अभी भी आपको पता है कि काफी ख्वातीन मेरे साथ हैं, इनको पता होगा कि अगर इनमें से कोई ऐसी ख्वातीन होगी जो स्ट्रक्चरल पेट्राइकी से नहीं डरती होगी, वो कहती होगी बाल छोटे करवाऊंगी मेरी मर्जी है, बाल बड़े करवाऊंगी मेरी मर्जी है, जीन्स पहनूंगी मेरी मर्जी है, जीन्स ना पहनूं स्कर्ट पहनूं मेरी मर्जी है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में एक इमोशनल पेट्राइकी होती है, वो माने या ना माने. अब व्हाट इज इमोशनल पेट्राइकी? इमोशनल पेट्राइकी एक ऐसी पेट्राइकी है जो आपके दिलो दिमाग में बैठी हुई है कि मैं वाकई में, अगर मैं एक बहादुर औरत हूं, अगर मैं वाकई रेडिकल औरत हूं और मैं रोड पे अकेले घूम रही हूं, लेकिन अगर 4 मर्द आ जाते हैं और मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो आई वुड बी एबल टू डू नथिंग. This fear of patriarchal structure in your mind is known as emotional patriarchy. So therefore, they did nothing to challenge the emotional patriarchy as well. Radicals forgot to add the multiplicity of the gender in their agenda. ये भी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आना स्टार्ट हो गई थी. अब इनमें जो गलतियां थी, इन गलतियों की वजह से थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म हुई. अब इन्होंने मल्टीप्लिसिटी ऑफ जेंडर के बारे में कोई बात नहीं की, उसलिए थर्ड वेव ऑफ जेंडर आती है जो कि पोस्ट मॉडर्न एजेंडा पे बात करती है, और उसमें आपके पास गेज और लेस्बियंस आ जाते हैं. Many of the radical feminists got married and lived happily ever after. काफी ऐसे फेमिनिस्ट हैं, इवन लिबर्टेरियंस भी, जो बाद में शादीशुदा हो गए थे और अब फिर उनके बच्चों के भी बच्चे हैं और उनको पता ही नहीं कि उनकी दाई अम्मा किसी दौर में रेडिकल भी हुआ करती थी. So therefore this was the critique of the critiques. ये आप गूगल करिएगा, आपको सारे इसके नाम मिल जाएंगे. You can write it in your papers as well. ये था आपका रेडिकल और लिबर्टेरियन एंड कल्चरल मार्क्सिस्ट. अब बिफोर गोइंग अहेड इन द फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट, अब आते हैं थोड़ा थ्योरी एप्लीकेशन पे. अगर पेपर में आपके पास सवाल आता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है. राइट आफ्टर इंट्रोडक्शन आपने अपने थेरीज में आना है. अच्छा, ये लिबरल फेमिनिज्म हो गई मेरी. इंट्रोडक्शन के बाद द स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, लिबरल फेमिनिज्म व्यू. कुछ भी नहीं करना, उस थ्योरी के टेनेंट्स को आके यहां पे रखना है. स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, स्टेटस ऑफ लीगल राइट्स. अच्छा, राइट टू वोट सबके पास है तो इसको छोड़ें, लेकिन राइट को वोट को भी मैं तो यूज कर सकता हूं ना. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन as a voter, problems faced by women as candidate, problems faced by a woman
एज रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अच्छा, फिर स्टेटस ऑफ इक्वल एजुकेशन इन पाकिस्तान, रूरल अर्बन डिवाइड, द रूरल अर्बन डिवाइड, the right of all property, the status of the state of women of feudal society, health insurance, ओहो जबरदस्त। आपको पता है कि काफी टाइम पहले यानी 1 साल पहले की रिपोर्ट आई थी कि जो सबसे जो पैदा करने वक्त जो आपको पता है मदर को जो मसले होते हैं उनमें सबसे पहले यानी जो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं या फिर बर्थ देने वक्त जो औरत मर जाती है वो पाकिस्तान उसमें से सेकंड नंबर पे था। सो फिर भी आप कहते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म नहीं है। सो दिस शोज दैट वी रियली नीड लिबरल फेमिनिज्म एज वेल, द पुअर स्टेट ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। चलिए बोला। अच्छा जी, समझ आ गया आपको ये? अच्छा, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, लेकिन चैट बॉक्स ओपन करने से बेहतर है कि पहले मैं रेडिकल थ्योरी भी इसमें अप्लाई कर दूं। कुछ भी नहीं करना भाईजान, कुछ भी नहीं करना, बस इसको ले आना है, बस ये आपकी सारी थ्योरी एप्लीकेशन है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, रेडिकल फेमिनिस्ट व्यू। No sex and sexuality freedom, structural patriarchy everywhere, male supremacy everywhere, rigid traditional gender roles are hurdles in the way of women in Pakistan. यूनिवर्सल सिस्टरहुड, अच्छा यूनिवर्सल सिस्टरहुड, ठीक है जी। यूनिवर्सल सिस्टरहुड में मैं ये कहता हूं कि नो नेशनल सिस्टरहुड इन पाकिस्तान weakens the women liberation agenda, the women equality agenda या फिर women's agenda। the sex gender debate या फिर sexual politics stopping women to grow, abortion and divorce right, ओहो जबरदस्त, forced marriages, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, एंडिंग खत्म कर देंगे रैम्पेंट वायलेंस, यानी आम जाम बहुत ज्यादा। इसको मैं काट देता हूं क्योंकि ये था जिसपे डिवीजन स्टार्ट हुई थी। बताएं कितना जबरदस्त तरीके से आंसर स्ट्रक्चर हो गया। कोई मसला है इसमें? द चैट बॉक्स इज ओपन। सुनो ना, रेडिकल वाली स्लाइड ओपन करते हैं, 1 मिनट। हैवी सेक्सुअल पॉलिटिक्स को मैं एलॉबरेट करता हूं। अवर सेल्फ कैसे सिलेबस में है, थेरीज लिखी हुई हैं,
तो सब्जेक्ट में थेरीज क्यों है? थेरीज हैं तो आपने अप्लाई करनी है। रूरल अर्बन डिबेट यानी रूरल वुमेन इज समथिंग एल्स एंड अर्बन वुमेन इज समथिंग एल्स। रिकॉर्डिंग में इसकी नहीं दे सकता, आपको पता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये डायलेक्ट्रिक ऑफ सेक्स आगे टॉपिक है मार्क्सिज्म में मैम। यूटोपियन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यूट्यूब चैनल की लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। मिस मेविश, असल में हमने थ्योरी एप्लीकेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी सिखाई है और आज हमने जेंडर स्टडीज में भी सिखाई है। सो वी बिलीव दैट वी आर द फर्स्ट इन नेशन, फर्स्ट इन द कंट्री टू टीच थ्योरी एप्लीकेशन इन द सब्जेक्ट्स एज वेल। बाकी तो आपको टीचर सिर्फ कहते हैं कि आप अप्लाई करें। थ्योरी एप्लीकेशन अप्लाई ऐसे होती है आपकी, आप अपनी थ्योरी के टेनेट्स और आप अपने आंसर को, या आपका जो सवाल गिवन होता है, आप उसमें अपने थ्योरी के टेनेट्स और अपने आंसर्स को साथ ही साथ मैच करते हैं। अब जैसे वहां पे राइट टू वोट था, अब पाकिस्तान में तो राइट टू वोट सबके पास है। सो देयरफॉर मैंने राइट टू वोट को प्रॉब्लम फेस्ड कर दिया, लेकिन राइट तो गिवन है, लेकिन उसके अलावा भी तो मसले हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल ये सवाल होता, जो कि सवाल एक दफा आया भी है, नहीं मॉक पेपर में आया था कि हाउ इज patriarchy a hurdle for women's, एक मैं चैट बॉक्स आता हूं, how is patriarchy a hurdle for women development? सिंपल, मैं वापस आऊंगा अपनी लिबरल थ्योरी में। ये तो आर्ग्यूमेंट है नीचे, इसको छोड़ें आप, मैंने कुछ भी नहीं करना। इंट्रोडक्शन, patriarchy hampering women, चैट बॉक्स बंद ही कर देता हूं, एवरीवेयर। अब मैं अपने थ्योरी को सामने रखूंगा, अपने सवाल को सामने रखूंगा, अपने माइंड में अपनी नॉलेज को सामने रखूंगा और अपने जवाब को इलस्ट्रेट करूंगा। अहमद नहीं करो बेटा, पानी पी लो। अच्छा, देन हाउ इज पेट्रार्की चैलेंजिंग और हाउ इज पेट्रार्की अ हर्डल फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट? आगे पेट्रार्की लगाऊंगा, आंसर तो बन जाएगा। पेट्रियार्की हैम्पर्स द नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी कर देता हूं यार, पेट्रियार्की कॉपी तो क्या, पेट्रियार्की हैम्पर्स द नोशन ऑफ इक्वालिटी एक मिनट सर, एक मिनट। पेट्रियार्की strengthens discrimination. Patriarchy is hurdle in giving political rights. Patriarchy is hurdle in legal rights. Patriarchy is hurdle in women as a candidate, women as a representative, women as everything. Patriarchy is a challenge for equal education, the slogan of equal education. Property stops women to hold property. Patriarchy ignores the health of women by giving more attention towards men. फिर इसी तरीके से रेडिकल के साथ। अब ये प्रैक्टिस है आपकी। मैं सबसे पहले सर सदाम को अनम्यूट करूंगा। सर सदाम, यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड स्टिल।
फिर मैं आपके बाकियों के सवाल भी देखता हूं, डोंट वरी। अभी हमारे पास 1 घंटा है वैसे। सर सदाम, यू कैन स्पीक, द फ्लोर इज ऑल योर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर फ्लोर आपका है, बेफिक्र रहें सर। सर हमारा है। जी जी सर, हमारा है। अच्छा सर, जो है ये आपने जो टॉपिक करवाया है, हाउ पेट्रियार्की, हाउ इज पेट्रियार्की अ हर्डल फॉर वुमन डेवलपमेंट। सर आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक, आप अगर वो क्वेश्चन भी करवा दें तो इनको ज्यादा समझ आ जाएगा अच्छे सर से। प्लीज, सर प्लीज। ये 2018 का सवाल था सर। अब इसमें जो है स्कोप काफी इसका जो है ब्रॉड हो जाता है, तो सारी थियरीज अप्लाई हो जाएंगी, तो इनको भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से 4-5 जो थियरीज हैं सबको अप्लाई कर सकते हैं एक क्वेश्चन पे। राइट सर। सर क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ फेमिनिज्म या टाइप्स व्हाट, ऑफ फेमिनिज्म, सर एक, व्हाट टाइप ऑफ फेमिनिज्म, फिर ब्रैकेट में एस भी लगाया हुआ है कि अच्छा मतलब अच्छा, एक यानी बताएं आपकी या मर्जी, एक, 4 यानी बताएं या आपकी एक मर्जी। बताएं या मल्टीपल बताएं। जी सर। जी सर, मैं कैन कैलकुलेटर से। एलिवेट, कैन elevate, एलिविएट, E-L-E-V-A-T, yes, हाँ हाँ, the social, cultural, economic and political status of women in द Pakistan सोशो कल्चरल पॉलिटिकल and economic एंड इकोनॉमिक। status of women in Pakistan। अब सॉल्यूशंस पूछे हैं इसने, अब इसमें आप इनको थोड़ा सा थियरी एप्लीकेशन बता दें तो इनकी लाइफ आसान हो जाएगी, और फिर सर आपको दुआएं भी देंगे ये। सर ये बड़ा आसान सवाल है। मैं अगर सर, इफ यू डोंट माइंड मी, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि पहले ये जो जी। सारे फिंगर्स रेज कर रहे हैं, मैं इनके सवाल सुन लूं, फिर मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता हूं, या भी करूं? नहीं नहीं सर, इट इज अप टू यू, जैसे आपको सही बस मैं सिर्फ इनके लगे सवाल सर। सुन आप लूं पहले सिर्फ, क्वेश्चन फिर हम पूछें सर। डायरेक्ट इस पे आते हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन तो हमने कर लिया है, बस उसको हमने सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल में करना है डिवाइड। इट्स सो इजी। मैं आपको सबको करके दिखाता हूँ ये। डॉक्टर जीशान, यू कैन स्पीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टेटस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उसके अंदर खाली राइट्स शामिल हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसको घेरती हैं, इनकम्पास करती हैं सर? ये मेरा देखिए, क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मली होके लिखेंगे तो आपको जो स्टेटस में समझ आएगा आप लिखेंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं थ्योरी को डिवाइड करूंगा कि थ्योरी में क्या क्या स्टेटस है। अब इकोनॉमिक स्टेटस मेरे पास मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट में है, तो उसमें वो आ जाएगा। मेरे पास लीगल और पॉलिटिकल लिबरल में, उसमें वो आ जाएगा। मेरे पास पर्सनल जितना भी डोमेन है, औरत का सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर, वुमेन रोल, जितना भी ये जो सारी मेरे पास जो डिबेट है वो रेडिकल में आ जाएगी। जब मेरे पास स्टेटस थ्योरीज में डिवाइड है, तो मैं कौन होता हूं डिवाइड करने वाला? आई होप आई हैव आंसर्ड। आई रियली डोंट नो कि आपको जवाब मिल गया है कि नहीं। यस, 78611, यू कैन स्पीक एज वेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये था कि जब हम क्वेश्चन लिख रहे, आंसर लिख रहे होते हैं, तो शुरू शुरू में पहले जो हम लिखते हैं वो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जी जी। उसके बाद हम आंसर को किस तरह लेके जाएं कि हमारा आंसर कंप्लीट हो। जैसे कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं लिखूं किस तरह। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद मैं थ्योरी लिखूं और फिर अपना कमेंट लिखूं उस पे। देखें, आपने अगर डायरेक्ट थ्योरी पे अगर आप आ जाए तो जी आपका फायदा हो जाएगा। आप यानी ना इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट, बस डायरेक्ट थ्योरी भी ना लिखें। मैं आपको ये कहूंगा कि डायरेक्ट आप वो लिखें जो आपसे सवाल में पूछा गया है। अगर आपको लगता है कि जो सवाल में पूछा गया है वो डायरेक्ट मैं थ्योरी से बता सकती हूँ, तो आप थ्योरी से बता दें। अगर आपको लगता है कि सवाल में इसने डायरेक्ट थ्योरी का नहीं पूछा और मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहिए, तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दें। ठीक है सर, अगर वो थ्योरी से रिलेट कर रहा है तो वो भी हम दे दें उसमें। यस एग्जैक्टली। यानी सारा डिपेंड करता है सवाल की नौयत पे। अगर मेरे पास ये सवाल होता कि वुमेन हैज बीन सब्जुगेटेड इन पाकिस्तान सिंस द एजेस, which type of feminism या what type of feminism can elevate the social culture and political या economic status of women in Pakistan, तो पहले मैंने वुमेन की थोड़ी हिस्ट्री अपने सेकंड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के बाद बतानी थी, द स्टेटस ऑफ वुमेन सिंस द एजेस इन पाकिस्तान। तो वो सारा डिपेंड ठीक है करता है कि सर। आपका क्वेश्चन क्या, यानी लेकिन कोशिश क्या करें कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को एड्रेस करें।
ठीक है सर, थैंक यू। मिस आसिया इकबाल, यू कैन स्पीक। Miss Mavish, do you speak? Do you wish to speak as well? Thank you, sir. I just got my answer. चले, thank you, ma'am. Thank you. अच्छा, भावेश, you can speak, brother. सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपने जो अभी बताया कि पाकिस्तान में वुमेन का स्टेटस क्या है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो वुमेन के साथ एक बड़ा जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, तो फोर्स्ड कन्वर्जन का भी एक इशू है। तो इस फोर्स्ड कन्वर्जन को जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं, इस इशू को हम किस में लेके जाएंगे? लीगल इशू, रेसिज्म, लीगल इशू, रेसिज्म में या और लीगल इशू में आप लीगल इशू लिखेंगे? में जाएगा? यस। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइन है कि एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान इज अलाउड टू प्रैक्टिस रिलीजन फ्रीली इन द कंट्री। The Article 3 of the Constitution of Pakistan. This is the violation of the Constitution, which is against the legal rights of the women, which is again defended in the liberal feminism. Thank you, sir. Okay, Got thank it. you. Hamza, you can speak. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाला। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन स्टेटस ऑफ वुमेन से है। जी जी सर, जैसे कि आपने इसमें रेडिकल और लिबरल को दो ग्रुप्स में डिवाइड करके आपने आंसर किया। सर बेटर ये नहीं रहेगा कि सर जैसे कि हमारी वुमेन है वो फर्दर क्लासेस में, जैसे आपने खुद ही बताया कि लाहौर की वुमेन की कंडीशन अलग है, लाड़काना की अलग है, बलूचिस्तान की अलग है। सर हम इसको ऐसे नहीं करें कि हम पहले लेके स्टेटस ऑफ एलीट वुमेन उसको फिर उसकी रेडिकल और लिबरल मार्क्सिस्ट में हो जाएगा। सर क्लास नहीं, क्योंकि सिस्टम सर अगर आपका सिर्फ मार्क्सिस्ट थ्योरी में है। ठीक है, तो सर इसमें मतलब हम एक ही वुमेन मतलब एक ही कैटेगरी में पूरा लिखेंगे। अभी हमने दो थ्योरीज पढ़ी, हमने दो थ्योरीज की ठीक थ्योरी है। एप्लीकेशन सीखी है, यानी हम आगे भी ठीक है सीख रहे हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज भी आनी है, डोंट वरी। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि स्टेटस ऑफ वुमेन पूछना है तो एक ही स्टेटस थोड़ी, हमारे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस है ना, किसी वुमेन का कुछ स्टेटस है, किसी वुमेन का कोई प्रॉब्लम कोई है। अमीर वुमेन के अपने मसले हैं, गरीब औरत के अपने मसले हैं, मिडिल क्लास वुमेन के अपने मसले हैं, उन सारे मसलों को हमारी मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट डील करेगी। चलें सर, ठीक है। ये एक मिनट मैं आपको एक डेमो दिखा दूं कि आपने बिल्कुल बड़ा प्यारा और सही अंदाजा लगाया। आई रियली अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ एप्टीट्यूड। ये देखें, हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमी को अलग यूज करेंगे, हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोसाइटी को अलग यूज करेंगे, हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फैमिली रिलेशंस को अलग यूज करेंगे, हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स को अलग यूज करेंगे। ठीक है सर, सर थैंक यू। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का आंसर हो जाएगा और एग्जामिनर हैरान हो जाएगा कि ये आए कहां से हैं ये लोग। फिलहाल आप ये दुआ करें कि 2020 में हैरान हो। अच्छा जी, मिस रुबाब, यू कैन स्पीक एज वेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने तो ये सारे बता दिए हैं ना, तो सब थ्योरीज के डिफरेंट कंटेंट्स बताए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक लाइन में मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ना ये मेरी सारी थ्योरीज मिक्स हो रही हैं। जैसे फर्स्ट वेव आया उसमें उन्होंने वोटिंग की बात की, सेकंड वेव आई उसने रेडिकल और अबॉर्शन की बात की, और थर्ड वेव में सर लिपस्टिक और इस तरह की एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ना। सारे साथ थे, सबका अपना अपना एजेंडा था, सबका अपना अपना मकसद था, लेकिन कोई डोमिनेंट ग्रुप था, किसी की ज्यादा चलती थी, किसी की कम चलती थी। फर्स्ट वेव में लिबरल्स की ज्यादा चलती थी, तो उनकी जो बातें हैं उनमें से लिबरल थ्योरी बन गई। ये उनकी बातें हैं, आप ये बातें याद रखें, ये बातें ही फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है। ठीक है सर। तो सर अभी हम कौन सा कह सकते हैं कि अब कौन सी वेव चल रही है सर पाकिस्तान में या दुनिया में? सर ओवरऑल दुनिया में भी और पाकिस्तान में। जैसे सर इंटरनेट पे मी टू मूवमेंट चल रही है, तो क्या ये भी फेमिनिज्म का पार्ट है? जी जी, मी टू इज आल्सो द पार्ट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। लेकिन आजकल दुनिया में थर्ड वेव का एक जो एक्सटेंशन आ गया है पूरी दुनिया में, उस एक्सटेंशन को हम कहते हैं फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि टेक्नोलॉजिकल फेमिनिज्म है। मी टू इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फेमिनिज्म। तो सर ये जो इंटरनेट के थ्रू चल रही है मूवमेंट, तो सर ये भी इसी मूवमेंट में काउंट होगी? हाँ, ये इसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि इन्होंने थर्ड वेव को रिजेक्ट नहीं किया, थर्ड वेव के वैल्यूज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एंड दे आर नाउ ऑन द इंटरनेट। अब वो सिर्फ इंटरनेट पे हैं,
और वो रोड पे थे, इसी वजह से दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। और सर पाकिस्तान में भी फिर ये थर्ड वेव ही है। पाकिस्तान में जब हम करेंगे ना फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को इग्नोर किया, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को इग्नोर किया, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को इग्नोर किया और डायरेक्ट शिफ्ट मार लिया फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में। ठीक है सर, यानी ये जो मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली बात है। हाँ, ये डायरेक्ट है। आप अब देखें, भावेश ने थोड़ी देर पहले बात की कि लीगल राइट्स अभी तक गिवन नहीं है। अगर लीगल राइट्स गिवन नहीं है तो डायरेक्ट आप आके मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात क्यों करते हैं? पहले लीगल राइट्स की बात करें। अच्छा मुर्तजा, यू कैन स्पीक, वी हैव ओनली जस्ट 2 मिनट्स। एडमिन्स मुझे मैसेज करें कि आगे चलो, जल्दी करें, जल्दी प्लीज। वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान ऐसे में भी आ चुका है, हाँ, तो क्या हम इसको उसमें नहीं टेनेट से करें या ऐसे थ्योरीज से करना है? नहीं, वो सिर्फ थ्योरीज उसमें नहीं लिखे, बाकी चीजें यही आप लिखें, लेकिन थ्योरीज एप्लीकेशन ऐसे में नहीं होगी बेटा, प्लीज। मतलब हम सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल अलग अलग करके लिखेंगे? हाँ, बस अब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सनल बस इनको डिवाइड करें आप। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू यार, इट वाज अ लाइफ सेविंग क्वेश्चन, थैंक यू ब्रदर। अमन खान, यू कैन स्पीक, जल्दी जल्दी। जो लोग बोल चुके हैं प्लीज अपना हाथ नीचे करें ताकि वो कंफ्यूजन ना हो बार बार। अच्छा अमार, यू कैन स्पीक। नहीं आ रही आवाज, कौन थी अजय? अच्छा तैमूर, यू कैन स्पीक। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। मैम नहीं आ रही आपकी आवाज। आई एम सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी जी अब आ रही है। चले मैम, आप फिर बाद में प्लीज, आपकी आवाज का कोई इशू है, आपकी तरफ से इशू है। अच्छा तैमूर, यू कैन स्पीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज क्लियर आ रही है? जी जी आपकी आ रही है। सर मेरे 3 सवाल थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि हमारे सीएसएस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। तो सर उससे पहले मुझे आप ये क्लियर कर दीजिएगा कि उस एस्से को लिखने में हम अपनी सपोर्ट के लिए ये जो 3 वेव्स हैं फेमिनिज्म के और 4 वेव्स हैं, फिर औरत मार्च है और इन सब का हवाला दे सकते हैं और इसको किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं? सर मैं एक्चुअली मेरी साइड थोड़ा टाइम हो, काइंडली आप उसको रिपीट कर दीजिएगा। सर मेरा दूसरा सवाल मैं बोलूं? आपका जो पहला सवाल है ना, जो फेमिनिज्म इज अ थर्ड वर्ल्ड इशू, इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अब इसमें आपके पास 4 स्टांस हैं। या तो आप कहें कि इट इज अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ठीक है, या तो आप कहें कि इट इज अ सेकंड वर्ल्ड इशू, ठीक है, या तो आप कहें इट इज अ फर्स्ट वर्ल्ड इशू, या तो आप कहें इट इज अ ग्लोबल इशू। सर एग्जामिनर ने पर्टिकुलर कह दिया ना कि इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो हम उसकी बात को लेके नहीं चलेंगे क्या? इट इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, या तो फिर आप कहें इट इज अ डेवलपिंग वर्ल्ड इशू, या तो आप कहेंगे इट इज अ डेवलप्ड वर्ल्ड इशू, या तो आप कहेंगे इट इज अ ग्लोबल इशू। सो देयरफॉर इट इज बेटर टू से इट इज अ ग्लोबल इशू। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर इसको थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि इसके लिखने का पैटर्न थोड़ा सा बता दें। ये मैंने पूरा ऐसे फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड्स में सॉल्व करके आपके पास भेजा है, ग्रुप में अवेलेबल है। सही है। अच्छा सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा वो फोर्स मैरिजेस में जो लीगल इश्यूज आते हैं कि हम लीगली उसको कर सकते हैं, लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कोई अगर बालिग हो जाता है, फॉर एग्जांपल 18 साल से ज्यादा अगर किसी की एज है, तो वो अपनी मर्जी से अपने मजहब को तब्दील कर सकता है। ये भी पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान मर्जी से तब्दील करने में और फोर्स कन्वर्जन में फर्क है भाई।
नहीं सर, मतलब मसला ये है कि फोर्स कन्वर्जन हमारा बालिग होने से पहले जो 18 साल से कम उम्र है वहां पे ये अप्लाई नहीं होता। मींस के 18 साल से अगर 25 साल का लड़का भी कोई अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो उस पर ये एलिगेशन लगाया जा सकता है कि इसमें फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करवाया गया है। अब ये तो आपने बड़ी नई डिबेट स्टार्ट कर दी। जेंडर से सवाल पूछे ना। अच्छा अच्छा सर, एक ये था। और दूसरा सर रैकेज्म पे था, जो यूएसए में अभी खास तौर पे एक जो मसला चला है वो काले और गोरे का, ब्लैक फार्म का। तो सर ये हमारे पास जो है अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है हाँ, तो ये इसका हमारा जवाब मेंस फेमिनिज्म में होगा। मेंस फेमिनिज्म में। तो सर मेंस फेमिनिज्म में भी हम इसको इसको सब डिवाइड करेंगे ना, मींस के, क्योंकि मेंस फेमिनिज्म में भी रैकिज्म का पार्ट तो एक अलग इंडिविजुअल चल रहा है। इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरसेक्शन, ठीक है सर, ठीक है सब कुछ आता है आपको, बस खुद को कंफ्यूज किया हुआ है। सर थोड़ी सी असल में इतनी ज्यादा थ्योरीज है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। हो जाएगा, सेट हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू। अब मिस हवावे, यू कैन स्पीक, जल्दी से प्लीज। अच्छा, यू डोंट विश टू स्पीक। अहमद खान, यू कैन स्पीक। ओके, सफदर अली, यू कैन स्पीक। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये था कि जो सीएसएस में एसेज होते हैं तो उसमें हम थ्योरीज क्यों नहीं लिख सकते सर? आपने अभी कहा है कि थ्योरीज नहीं लिख वो सकते। उसको जेंडर स्टडीज नहीं पढ़ी हुई, वो अंग्रेजी का उस्ताद है। अच्छा सर, तो इसलिए हम थ्योरीज नहीं लिख सकते उसमें? नहीं, उसमें सर अगर हम थ्योरीज लिख के आप उसको मुश्किल ना करें, और प्लीज ऐसे के सवाल ना पूछें, जेंडर स्टडीज के सवाल पूछें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, बस यही सवाल आई था। रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू फॉलो द फ्लॉक ऑफ शीप्स। आसिया इकबाल, अक्सर, अरे 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 अरे, न कर, इतनी फ्रीडम नहीं है अभी तक यहाँ पे। अच्छा जी, मिस क्यू मोबाइल, यू कैन स्पीक, जल्दी से प्लीज। एहतशाम, यू कैन स्पीक ब्रदर। चले जी, हम आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी, बोले बोले, जल्दी जल्दी, थोड़ा जोर से, जो ना, जैसे थोड़ा जोर से। रेडिकल फेमिनिज्म को जैसे आपने डिवाइड करा, एक लिबर्टेरियन दूसरा कल्चर वाला, तो सर अगर पेपर में इस पे अगर फेवर में और इसके डिनाई वाला हो तो सर अगर हम कल्चर वाले को फॉलो करें तो हम उस पर लिख सकते हैं? वो आपको ये नहीं कहेगा कि दोनों में से क्या अच्छी है। नहीं सर, वो कहे कि आप दोनों में से किसी एक चीज पे आर्ग्यू करें। दोनों में से किसी एक चीज पे, फिर आपकी मर्जी है कि आप किसी भी बैलेंस्ड अप्रोच को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए आप किस तरीके से बीच की साइड अपनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब आते हैं हम सर सदाम वाले सवाल पे। नो टाइम टू वेस्ट, मैं वापस आता हूं अपनी थ्योरी के पास। इसका कॉपी होना मेरे पास बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही थ्योरी एप्लीकेशन में काम आएगा। टेनेट सारे मेरे पास। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ फेमिनिज्म कैन एलिविएट द सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान? कौन सी ऐसी टाइप ऑफ फेमिनिज्म है जो पाकिस्तान में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकती है? इजी है बड़ा इंट्रोडक्शन। व्हाट टाइप ऑफ फेमिनिज्म कैन, जो भी सवाल हो आपका। अब इसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सोशल को पहले करें, फिर कल्चर को आप पहले करें, फिर आप पॉलिटिकल को पहले करें, फिर आप इकोनॉमिक को पहले करें, या तो आप तीनों को साथ लेके चलें। जैसे कि ये है, रेसिपी टू एलिविएट द स्टेटस, द सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक status of women in Pakistan. लिबरल व्यू, फिर उसके बाद सेम लाइन
in your radical view. अब रेडिकल व्यू के आने से पहले मैं थोड़ा लिबरलिज्म पे आता हूं. सोशो पॉलिटिकल, इसको आप बाद में सही कर दीजिएगा. सिंपल, आपने सिर्फ अब इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडर्स में बनाना है. पॉलिटिकल राइट्स कैन इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी in Pakistan. Legal rights can ensure socio-political rights in Pakistan. राइट टू वोट है, तो इसको फिलहाल आप खत्म कर दें क्योंकि पॉलिटिक्स में काफी बातें ऊपर हो चुकी हैं. राइट टू एजुकेशन कैन, या इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज कैन हेल्प वुमेन टू प्ले a constructive role in the economic upliftment of the society. Upliftment of the society. Right to hold property खत्म कर देते हैं क्योंकि मिक्स हो जाएगा, सवाल का मजा चला जाएगा. ये भी आपने सोचना होता है ना. Ensuring health care for all women in Pakistan can ensure can strengthen the social status of women in Pakistan. Theory applied, जवाब भी आ गया आपके पास. What type of feminism can alleviate the what type of feminism can alleviate the socio-economic in Pakistan? Yes. Recipe for according to the liberal view. ये हो गया जी आपका जवाब. सही है. इन द फर्स्ट थ्योरी ऑफ जेंडर स्टडीज. अब आते हैं रेडिकल पे. मैंने आपको कहा था कि इनका मेन एजेंडा यही है, फिर आगे चल के इनमें मसले आ गए थे. आप सिर्फ मेन एजेंडा को देखेंगे, फिर आता है आपके पास सेम, ये इधर ही पड़ा रहेगा, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है. The recipe to alleviate the socio-political status of women in Pakistan according to the radical feminist. एंडिंग स्ट्रक्चरल पेट्रार्की जबरदस्त हेडर बन गया. अब इसमें सेक्स एंड सेक्सुअलिटी फ्रीडम, फ्रीइंग वुमेन फ्रॉम सोशल सेक्स रोल्स, डायलेक्टिक ऑफ द सेक्स, एंडिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इज द ओनली वे टू लिबरेट वुमेन. यूनिवर्सल सिस्टरहुड, ये यहाँ पे पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लेकिन नेशनल सिस्टरहुड आप दे सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा. एंडिंग सेक्स जेंडर डिबेट इन पाकिस्तान, सेक्सुअल डिबेट. तो एंडिंग सेक्स जेंडर डिबेट को मैं खत्म कर देता हूं. स्टॉपिंग आसिया इकबाल, अब मैं आपको रिमूव करने लगा हूं. अगर आपने वाकई कोई मुझसे ऐसी बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं. आई एम सो सॉरी. रिमूव. मिस आसिया इज नो मोर विद अस. अरे एने आए था. The sexual politics, ending the power role of male in society, would uplift the socio-political and economic status of the women. Abortion और divorces पाकिस्तान में आपको पता है मैं नहीं कह सकता, तो बेहतरीन वर्ड आपके पास है forced marriages.
फोर्स मैरिजेस आपने यहाँ पे लिखना है, आपने ये कहना है कि इट इज नॉट द लॉ दैट डिसाइड्स अबाउट द वुमेन, इट इज वुमेन व्हिच डिसाइड्स अबाउट द लॉ, सो देयरफॉर वुमेन मस्ट बी empowered, women must be empowered in society. Ending violence against women would encourage women to participate in socio-political development of the country. हो गया सवाल, in the light of the theories of IR. और फिर आगे चल के जब आप क्रिटिकल एनालिसिस में आए तो आप ये बता सकते हैं कि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो जरूरत है पाकिस्तान में वो लिबरल फेमिनिज्म की है, एंड लिबरल फेमिनिज्म इज इजी टू अचीव and it is going to have a good impact on the women of Pakistan as well. अच्छा जी, अब आते हैं अपनी दूसरी थ्योरी के पास। अच्छा जी, चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि हाउ इज योर मोरल, सारे लोग थक गए हैं। How's your morale, everyone? Tell me it's high. Points of conversion, ये आप असाइनमेंट है आपका। डाउन लो, थक गए। आपको पता है अगर आप यही करेंगे तो फिर 10 दिनों में जेंडर स्टडीज पूरा नहीं होगा। चले जी, सर सदाम आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हुक्म करें। मैम आई कैन गो फॉर आवर्स एंड नाइट्स। कंटिन्यू। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एंड कर देते हैं। नहीं, इट्स नॉट इनफ फॉर टुडे, इट्स नेवर इनफ फॉर टुडे। ये भी सही बात है। अच्छा जी, सो अब आते हैं हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पे। एक मिनट जी, आई हैव वन इंपॉर्टेंट रिप्लाई टू डू। अच्छा जी, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, और कार्ल मार्क्स ने अपने जितनी भी थ्योरीज दी हुई हैं उन सभी थ्योरीज में उन्होंने ये कहा है कि कैपिटलिज्म इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, यानी कैपिटलिज्म की वजह से ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होती है। और उसी फिर कॉन्सेप्ट को फेमिनिस्ट ने आके जेंडर स्टडीज में इंट्रोड्यूस करवाया कि जो मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म इज द सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो सिर्फ मार्क्स ने एक ऐसी सोसाइटी में नहीं कहा था जिसमें सिर्फ मर्द काम करें, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी में कहा था जहां पे औरतें भी काम करें। सो फिर देयरफॉर वी हैव मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इन जेंडर स्टडीज एज वेल। ये कहती हैं कि कैपिटलिज्म इज द सोल कॉज ऑफ वुमेन सब्जुगेशन, यानी औरत जितनी भी आज गुलाम है वो सिर्फ अपनी जो भी यानी जितनी भी औरत के साथ नाइंसाफी होती है वो सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से होती है। एंड कैपिटलिज्म इज द सोल कॉज ऑफ वुमेन सब्जुगेशन। इसके आगे इनका कहना है कैपिटलिज्म हैज बीन यूजिंग वुमेन एज अ फ्री लेबर एंड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द लेबर फॉर कमिंग जनरेशंस। अब आपको पता है कि हमने हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ी थी। अब हमने देखा था कि जहां से मर्द ने प्रॉपर्टी होल्ड करना सीखा है वहां से मर्द ने औरत को एज अ प्रॉपर्टी यूज करना सीख लिया है। आज भी औरत मर्द की प्रॉपर्टी मानी जाती है। She is used as the personal property of a man. So therefore, capitalists argue that, the Marxists argue that capitalist system has been using women as a free labor and a reproducer of the labor for coming generations. The dichotomy of women, अब dichotomy को हम कहते हैं division, the division of women as a lower class
and men in upper class has made gender biasness in the society and given birth to class oppression. और इसी ने एक क्लास सिस्टम बना लिया है सोसाइटी में, जिसमें आपके पास अपर क्लास में मर्द हजरात हैं और आपके लोअर क्लास में आपकी गरीब औरतें हैं या फिर आपकी औरतें आ जाती हैं। इसी क्लास सिस्टम की वजह से सोसाइटी में सब्जुगेशन ऑफ वुमेन होती है, क्योंकि आपका जो एलीट क्लास है वो हमेशा औरत को ऊपर करता है। अब ये देखें, ये जो आपका एलीट क्लास है ये हमेशा जो सब्जुकेटेड क्लास है उस पे सारा जुल्म करता है और इस पे सारी एक्सप्लॉयटेशन करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, इनके रिसोर्सेज को चोरी करता है, इनके हर चीज को चोरी करता है। So therefore, according to them, it is the capitalism which has divided our class into the classes. एक अमीर है, एक गरीब है, एक इक्वल है, एक मोर इक्वल है, एक मिडिल क्लास है, एक एलीट है। तो ये सारे क्लासेस कैपिटलिज्म ने बनाए हैं। Men are superior in domestic sphere as capitalism made women a cheap labor or a free worker in home. मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि औरत अगर आज मुफ्त में घर में काम करती है तो वो भी कैपिटलिज्म की वजह से। औरत आज अगर घर में या फिर डोमेस्टिक स्फेयर में अगर मर्द औरत से सुपीरियर है तो वो भी कैपिटलिज्म की वजह से, क्योंकि मर्द हमेशा बाहर से कमा कर आता है और वो कमा कर आता है तो वो रिसोर्स है घर का। अब रिसोर्स है तो सरमायादारी निजाम में जो आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है वो आपको ऑर्डर करता है। So therefore it is the capitalism which has disturbed the personal life of a woman. Capitalism also encouraged women to be sex worker. रेडिकल्स आपस में लड़ रही थी, पीछे से एक मार्क्सिस्ट आ गई, उसने कहा कि आपस में ना लड़ो, असल कल्प्रेट तुम्हें पता ही नहीं कौन है। ये जो तुम सेक्स वर्कर पे डिबेट कर रही हैं ये भी कैपिटलिज्म की वजह से है। कैपिटलिज्म हैज मेड वुमेन टू बी प्रोस्टिट्यूट. Capitalism has made women to be a sex worker to fulfill its social needs. Private property ownership, यानी आपको पता है कि जाती मिल्कियत रखने की जो आदतें हैं मर्द की, वो भी इनकरेज करती हैं मर्द को औरत को एज अ प्रॉपर्टी करने में, यूज करने में। आपका ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन का कॉन्सेप्ट यहां पे भी आ जाएगा। So therefore, ending capitalism, marriage system and changing women roles would liberate the women. अब now marriage system क्यों change करें जी? अब marriage system is based on the capitalist system. For example, आप अगर elite है तो आप कोई भी औरत ले सकते हैं। सॉरी, अगर आप अमीर हैं तो आप किसी भी ख्वातीन के साथ शादी कर सकते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप किसी भी ख्वातीन को अपना सेक्स वर्कर यूज कर सकते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप कभी भी अपनी शादी तोड़कर या फिर शादी के बाद उस औरत को एज अ डोमेस्टिक फ्री वर्कर यूज कर सकते हैं। So therefore they wish to end this marriage system which is based on capitalist tendencies, and they wish to end capitalism and they want to change the women roles. ये आपकी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है। लेकिन मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आपके पास आगे मजीद और भी है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में आपके पास मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब व्हाट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इन जेंडर स्टडीज? मैन इज नाउ एज अपर क्लास हु wields पावर ओवर अ वुमन व्हिच इज नाउ अ लोअर क्लास। मार्क्स की जो सोसाइटी की जो क्लास डिवीजन की आइडिया थी, जेंडर स्टडीज की थेरिस्ट ने उनको आके घर पे अप्लाई कर दिया कि आपके घर में भी क्लास सिस्टम है, आपके घर में भी एक अमीर मर्द है और एक गरीब औरत है, और आपका जो अमीर मर्द है वो आपकी गरीब औरत को एक्सप्लॉइट करता है और उसको यूज करता है। फिर आपके पास है द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोसाइटी। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोसाइटी कहती है आपको कि आपने जितने भी डोमेस्टिक रोल्स बनाए हैं जो आज औरत को गुलाम होने पे मजबूर करते हैं, ये आपने और सोसाइटी ने मिलके बनाए हैं ताकि आपकी कैपिटलिज्म को पूरा पूरा फायदा हो, ताकि आपको एक फ्री लेबर हो, ताकि आपके पास एक सस्ता और चीप लेबर हो। इन शॉर्ट,
ये सब आप उसीलिए करते हैं क्योंकि आपने वुमेन को एलिनिएट करना है, मार्जिनलाइज करना है, सबजुगेट करना है और एक्सप्लॉइट करना है। फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी आपको कहती है कि द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स आपको ये कहती है द पॉलिटिक्स इन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इज अ गेम ऑफ टू डू एंड नॉट टू डू, यानी कुछ आपने करना है, कुछ आपने नहीं करना। द रिस्ट्रिक्शंस टू द सोशल सिस्टम, द रिस्ट्रिक्शंस टू द औरत's liberty, strengthen women roles and creating the sense of being enslaved। अब अगर औरत का रोल है मदर होना, तो हमने एक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स में ये सीखा कि हम औरत को कहते हैं कि यार तुम्हारा तो काम है औरत होना, मर्द होना, सॉरी अम्मा होना। अगर तुमने अम्मा नहीं होना तो फिर क्या होना है? दिस इज द टू डूज एंड नॉट टू डूज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ख्वातीन है वो आजाद होनी चाहती है तो आप उसको टू डू और नॉट टू डू बताएंगे। यार आप कैसे आजाद हो सकती हो, आप तो औरत हो, आपका तो काम है खाना गर्म करना, आपका तो मकसद है मेरे कपड़े इस्त्री करना, आपका तो काम है मेरा बिस्तर सेट करना। सो दिस इज हाउ वी कीप ऑन स्ट्रेंथनिंग द जेंडर रोल्स इन द सोसाइटी। फिर आपके पास आती है मार्क्स थ्योरी ऑफ फैमिली रिलेशंस। अब मार्क्स थ्योरी ऑफ फैमिली रिलेशन क्या है कि औरत पे जितना भी जुल्म होता है अपने घर में, वो सारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने अपने पावर रिसोर्स रिलेशन से बनाया है। मर्द एक कैपिटलिस्ट होके औरत को एक्सप्लॉइट करता है क्योंकि वो कमाता है। अब वो कमाने की वजह से औरत को यूज करता है, औरत का इस्तेमाल करता है। दिस इज हाउ योर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म डील्स विद the agenda of liberating women from the shackles of patriarchy। in short, इन सब का मकसद एक ही है, alienation, marginalization, subjugation and exploitation of the woman। critique on the great Marxist feminist। capitalism is not only materialistic but psychological exploitation as well। जो मैंने आपको थोड़ी देर बताया पहले कि आपने मटीरियलिस्टिक बातों की तो बात कर दी, लेकिन साइकोलॉजिकल पेट्रार्की की आप बात कब करेंगे? जो इनकी साइकोलॉजी में जो क्लास सिस्टम बना हुआ है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? A woman has to be a psychologically a classless person। So therefore Marx capitalist agenda is shifted on the critique of the capitalism only. Why not other things as well? Capitalism has given a chance to women to earn and make role of men as well। अगर आप कहते हैं कि कैपिटलिज्म को हम एरेडिकेट करें और इनकलाब ले आए, तो उस कैपिटलिज्म ने ही कुछ औरतों को इतने हुकूक दिए हैं कि वो अपने रोल्स चेंज करके रोल ऑफ मेन कर रही हैं सोसाइटी में। बस आपके साथ ये मसला है कि आपने ऑब्जेक्टिविटी को समझा और सब्जेक्टिविटी को नहीं समझा। द कैपिटलिस्ट सेंट्रिक अप्रोच forgets the cultural and socialist construction of the man, of the woman as the inferior to woman। अब देखें, आपने मार्क्सिज्म पढ़ी कि सब कुछ कैपिटलिज्म के हाथ में, सारा कुछ कैपिटलिज्म ने गलत किया है। तो क्रिटिक ये कहती है कि आपने ये भी तो सोचा होता कि अगर आज औरत इंफीरियर है और मर्द सुपीरियर है, तो इसमें सिर्फ कैपिटलिज्म का रोल नहीं है, इसमें सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ द सोसाइटी भी है। हमने क्रिएट किया है कि आपके जो जेंडर रोल्स हैं वो टू डूज एंड नॉट टू डूज वाले, वो भी तो हमने ही क्रिएट किए हैं। सो देयरफॉर वी मस्ट चैलेंज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वुमेन्स रोल एज वेल, rather than criticizing the capitalist itself। Ending capitalism is a distant dream। Ignoring health, wages gap and economic rights of the women is the missing agenda of the Marxist feminism। जो आगे चल के सोशलिस्ट फेमिनिज्म अपने एजेंडा में इनको साथ में ले आती हैं कि देयर आर आल्सो अदर इश्यूज टू बी डिस्कस्ड अलोंग विद द कैपिटलिज्म। इसी वजह से वी हैड सोशलिस्ट फेमिनिज्म राइजिंग इन फ्रंट ऑफ अस। अच्छा जी, तो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे। इतना काफी है आप लोगों के लिए आज के लिए। कल हम इंशाल्लाह बाकी की जो रिमेनिंग थ्योरीज हैं उनको देख लेंगे। स्लाइड्स आपके पास ग्रुप्स में आ जाएंगी,
और आपको पता है कि वी हैव द ग्रामर क्लास एज वेल राइट नाउ, सो वी हैव टू मूव ऑन। द चैट बॉक्स इज नाउ ओपन फॉर 2 मिनट्स, लेकिन लेक्चर आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो आप मुझे रिकॉर्डेड मैसेज कर दें, मैं अब जैसे ही फ्री होता हूं फिर आपको मैं कॉल करता हूं। ये थ्योरी एप्लीकेशन दोबारा रिपीट होगी सारी थ्योरीज के बाद, डोंट वरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। इमोशनल पेट्रार्की, जो पेट्रार्की तुम्हारे दिल में है उसको कैसे निकालोगे? सर, वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट विल बी द की फैक्टर of our economic development, so we add this point. Yes, we can add this point as well. ये आप सर तौफीक से बात करें, वो आपको ग्रामर क्लास में ऐड कर देंगे। मेरा नंबर आप किसी भी ग्रुप से ले सकते हैं। जीशान, मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स मतलब औरतों को पॉलिटिक्स में क्या काम? अच्छा, फिर औरत बॉस नहीं या लीडर नहीं हो सकती। एक ये भी इसमें पर्सपेक्टिव है, इसमें ये भी पर्सपेक्टिव है कि आप औरतों के जो जेंडर रोल्स हैं उनको इतना स्ट्रेंथन करें कि औरत टू डू और नॉट टू डू में ही हमेशा मुब्तला हो। कैन मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म सॉल्व द इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ द वुमेन? आई बिलीव नॉट। मुझे नहीं लगता कि दे कैन सॉल्व, क्योंकि वी कैन नॉट एंड कैपिटलिज्म एंड वी कैन नॉट गो फॉर रेवोल्यूशन। ये कल करते हैं नदीम साहब। अभी मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप्स के बाकी क्लासेस भी हैं। यूटोपियन यानी ख्याली पुलाव इज यूटोपियन। I am not in any group. Could you please contact in with any of our admins? वो आपको ऐड कर देंगे। फेसबुक पे जाके किसी भी पोस्टर से हमारा नंबर ले लें, वो आपको ऐड कर देंगे, डोंट वरी। सर 2020 CSS पेपर थ्योरीज रेफरेंस देके, हाँ ये कल करते हैं मैम, हो जाएगा, बड़ा आसान है ये, शायद मैंने सॉल्व भी किया था पेपर में, हो जाएगा, डोंट वरी। चलें सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, दुआ में याद रखें। Allah Hafiz, or please do remember us in your prayers. With this note, I, Waqas Zulfikar Sanghi, would now take your leave. Allah Hafiz, dua mein yaad.